हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपन डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन की क्रियाविधि की बात कर रहे हैं अपन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो किस प्रकार का होता है। अर्ध संरक्षित प्रकार का होता है, जिसमें एक श्रृंखला नहीं होती है तथा एक श्रृंखला पैतृक के समान होती है। तो आप सभी जानते हो कि जो डीएनए की जो स्ट्रैंड होती है वो डबल स्टैंडर्ड होती है। तो ये 5 डेज हो गई और ये 5 डेज से कौन सी हो जाएगी 3 डेज, और ये 3 डेज हो गई और ये कौन सी हो जाएगी 5 डेज। आपको पता है प्रति समांतर होती है, मतलब 5 डेज से 3 डेज और 3 डेज से 5 डेज की। और अब सबसे पहले जो इसमें काम होता है, अच्छा आप सभी जानते हो कि इनके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन क्षार। कौन कौन से, ATGC, मतलब एडेनिन, थायरोसिन, ग्वानोसिन और साइटोसिन। अब ये साइटोसिन आरएनए में किसके रूप में मिलता है, यूरेसिल के रूप में मिलता है। ये आप सभी ने पढ़ा होगा। तो 5 डेज से 3 डेज की ओर और 3 डेज से 5 डेज की ओर, ये डबल स्टैंडर्ड दोनों लड़ियाँ हो गई। अब सबसे पहले जो एंजाइम आता है वो आता है हेलिकेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, हेलिकेज एंजाइम इनके हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, हेलिकेज एंजाइम क्या कार्य करता है, हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब जहाँ से तोड़ने का काम करता है उस बिंदु को कहा जाता है ORI, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या कहा जाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ORI पर कौन जुड़ेगा, हेलिकेज एंजाइम आकर जुड़ेगा और क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने का काम करेगा। ठीक है, अब प्रोकैरियोट में अगर अपन बात करें, प्रोकैरियोट में केवल एक ORI होता है, जबकि यूकैरियोट में एक से ज़्यादा ORI उपस्थित होते हैं, मोर देन। ठीक है, एक से ज़्यादा क्या उपस्थित होते हैं, प्रोकैरियोट उपस्थित होते हैं। अब क्या होता है, ORI पर हेलिकेज एंजाइम जुड़ गया, हाइड्रोजन बंधों को क्या करता है, तोड़ता है, और श्रृंखला क्या होने लग जाती है, पृथक होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है, पृथक। इसी समय डीएनए गायरेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम, डीएनए गायरेज एंजाइम। डीएनए गायरेज एंजाइम ऋणात्मक सूचना प्रदान करता है, नेगेटिव फीडबैक, ऋणात्मक मैसेज या सूचना प्रदान करता है, कहने का मतलब ये वापस इन हाइड्रोजन बंधों को जोड़ने से क्या करता है, रोकता है। अच्छा, अब ये हाइड्रोजन बंध, एक और चीज़ होती है इनके पास जिसे कहा जाता है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। दोनों ओर होती है, क्या होती है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करती है, इन दोनों डीएनए लड़ियों को खींचने का काम करती है, ताकि इनके हाइड्रोजन वापस क्या नहीं हो सके, जुड़ सके। ठीक है, यहाँ पर एक एंजाइम होता है, उसे बोला जाता है टोपो आइसोमरेज। क्या होता है, टोपो आइसोमरेज। ये टोपो आइसोमरेज का काम करता है, ये जो इनमें जो कुंडलन होता है, ऐंठन होती है, उस कुंडलन को क्या करता है, कम करने का काम करता है, कुंडलन कम करता है। कौन करता है, टोपो आइसोमरेज। अब टोपो आइसोमरेज डीएनए के कुंडल को कम कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है, जैसे ही ये धीरे धीरे पृथक होने लगती है, आगे चलती जाती है, तो नई श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, नई श्रृंखला का निर्माण होता है। अब नई श्रृंखला का निर्माण आपको पता है 5 डेज से 3 डेज की ओर होगा। किधर से किधर होगा, 5 डेज से 3 डेज की ओर। और प्रत्येक नई श्रृंखला का जब निर्माण होता है तो उसके पैतृक सिरे के 3 डेज सिरे पर, ठीक है, या मैं कहूँ, हाँ बिल्कुल सही है, पैतृक सिरे के 3 डेज सिरे पर कौन जुड़ता है, आरएनए प्राइमर जुड़ता है। देखो आरएनए प्राइमर जो है वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का ही छोटा सा क्या होता है, पार्ट होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने इस 3 डेज सिरे पर क्या जोड़ दिया, आरएनए प्राइमर जोड़ दिया। अब चूंकि ये प्रति समांतर होती है तो 3 डेज से ये क्या हो जाएगा, 5 डेज, और इसमें किसका निर्माण हो जाएगा, द्विगुणन होने लग जाएगा इधर भी। लेकिन इधर क्या होते हैं, बार बार
अब देखो, इसमें एक श्रृंखला का निर्माण तो क्या होता है, सतत होता है, और एक श्रृंखला का निर्माण क्या होता है, असतत होता है। जिस श्रृंखला का निर्माण सतत होता है उसे तो कहा जाता है अग्रगामी, अग्रगामी, या फिर मैं कहूँ आपको लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। इसका जिसमें बार बार आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है, इसे असतत श्रृंखला कहा जाता है, असतत श्रृंखला कहा जाता है, या पश्चगामी, पश्चगामी या लेगिंग स्ट्रैंड, क्या कहा जाता है, लेगिंग स्ट्रैंड। तो एक को कह दिया सिंगल स्ट्रैंड, लीडिंग, और एक को कह दिया लेगिंग। अब क्या होता है, जो लेगिंग स्ट्रैंड होती है, असतत श्रृंखला होती है, उसमें बार बार आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, बार बार आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है। अब इनके बीच में कुछ खंड पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, कुछ खंड पाए जाते हैं, देखो ये रे, उन्हें कहा जाता है ओकाजाकी खंड। क्या कहा जाता है, ओकाजाकी खंड। तो क्वेश्चन आता है कि ओकाजाकी खंड किसे कहा जाता है, तो डीएनए के द्विकुंडलन के दौरान या डीएनए के प्रतिकृतिकरण के दौरान दो श्रृंखलाओं का निर्माण होता है, एक सतत तथा दूसरी असतत। असतत श्रृंखला में बार बार आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है, जिनके बीच बीच में कुछ खंड उपस्थित होते हैं, उन्हें ओकाजाकी खंड कहा जाता है। ठीक है, इन ओकाजाकी खंडों को बाद में कौन से एंजाइम के द्वारा, लाइगेज एंजाइम के द्वारा क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। कौन से एंजाइम के द्वारा, लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ दिया जाता है। अब ये जो श्रृंखलाएं होती है, आरएनए प्राइमर का जो दीर्घीकरण होता है या नई श्रृंखलाओं का जो दीर्घीकरण होता है, दीर्घीकरण वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम की उपस्थिति में होता है, पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम। जैसे आपने पीसीआर पढ़ा था, पीसीआर में कौन सा एंजाइम था, टेक एंजाइम था। वो किसकी तरह कार्य करता था, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की तरह ही कार्य करता था। क्यों, क्योंकि श्रृंखला के दीर्घीकरण में सहायक होता है। ठीक है, किसकी श्रृंखला में, श्रृंखला में दीर्घीकरण में सहायक होता है। अब दीर्घीकरण में सहायक हो गया डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इसके बाद में क्या होता है, अंत में दोनों श्रृंखलाएं क्या होती है, पूर्ण रूप से पृथक हो जाती है। ये पूर्ण रूप से पृथक हो गई और एक डीएनए इसका और एक डीएनए इसका, ठीक है, दो डीएनए का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं, यूकेरियोट्स में जो प्रतिकृतिकरण होता है, ठीक है, किसमें, यूकेरियोट्स में जो प्रतिकृतिकरण होता है वो कोशिका विभाजन, आपने कोशिका विभाजन पढ़ा था, सेल साइकिल। ठीक है, तो कोशिका विभाजन की एस प्रावस्था में संपन्न होता है। ठीक है, किसमें संपन्न होता है, कोशिका विभाजन की एस प्रावस्था में संपन्न होता है। ठीक है, ये हो गया आपका डीएनए रेप्लिकेशन, इतना ही है। थैंक यू।